आइए बच्चों, आज हम लोग जीव विज्ञान का तीसरा क्लास अटेंड करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहला प्रश्न है ताजी सब्जियां से संबंधित है। किससे संबंधित है? ताजी सब्जियां से पहले आप संबंधित लोग ये है। बता दीजिए कि फल और सब्जी का उत्पादन क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर। क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर। क्यों? इसमें ट्रिक बताए थे कि फल और सब्जी लेना होगा तो हम लोग हाट पर जाएंगे। ठीक है, तो बताइए अब आप लोग कि फूलों का उत्पादन, उसको हम लोग कहेंगे पोमोलॉजी। क्या कहेंगे? पोमोलॉजी। चलिए अब बताइए अस्थियों का अध्ययन, ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, अब बताइए पीसी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? मत्स्य पालन। किसका? मत्स्य पालन। चलिए अगर आपसे पूछे कि पीली क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? देखिए पीला पीला सरसों का फूल होता है, इसलिए तेल उत्पादन से, तो सरसों में से तेल बनता है ना। पीली क्रांति। चलिए श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से। अब बताइए आप लोग, और अंडा उत्पादन भी इसमें होता है। अब बताइए हरी क्रांति, झींगा उत्पादन। चलिए तो आइए बात करते हैं अब हम लोग प्रश्न पर। आपका पहला प्रश्न है कि ताज़ी सब्जियां जैसे विटामिन का अच्छा स्रोत क्या है? ताज़ी सब्जियां जिस विटामिन का अच्छा स्रोत है, इस क्वेश्चन को थोड़ा घुमाया है, मिला जुला के बस ये समझिए कि ताज़ी सब्जी यदि आप खाते हैं तो उसमें आपको विटामिन ई जो है वह भरपूर मात्रा में उपलब्ध होता है। विटामिन ई भरपूर मात्रा में आपको मिलता है। नहीं समझ में आया? वही बात लिखा है कि ताज़ी सब्जियां जो है जिस विटामिन का अच्छा स्रोत है वह कौन सा विटामिन है? ठीक है, ताज़ी सब्जियां जो है वह जिस विटामिन का स्रोत है वह कौन सा विटामिन है? विटामिन ई। यानी कि ताज़ी सब्जी में कौन सा विटामिन पाया जाएगा? विटामिन ई। बताइए कि विटामिन ई की कमी से क्या होता है? बाझपन होता है। क्या होता है? बाझपन होता है। ठीक है, अब बताइए कि विटामिन ई जो है उसका रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, तो विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है यह है आपको टोकोफेरोल। इसको ऐसे याद रख लिया जाए, जब महिलाओं को टाका पड़ जाता है नसबंदी के टाइम में, इसका धिया पुता नहीं होता है, बच्चा नहीं होता है, यानी कि टोको, यानी कि इस पर टाका पड़ जाता है, इसलिए याद कर लीजिए कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरोल। बात समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं हम। अब हम लोग तो बताइए ताज़ी सब्जियां में समझ में आ गया होगा आपको विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरोल है। अगला प्रश्न है विटामिन जो मांसाहारी भोजन में नहीं पाया जाता है। कहने का मतलब कि मांसाहारी भोजन में जो है वह कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? विटामिन सी जो है वो आपको मांसाहारी भोजन में नहीं पाया जाता है। विटामिन सी जो है वो मांसाहारी भोजन में नहीं पाया पाया जाता है। बात समझ में आ रहा है? कौन सा विटामिन जो मांसाहारी भोजन में नहीं पाया जाता है? विटामिन सी। विटामिन सी नहीं पाता। ताजी सब्जी में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ई। चलिए आगे है चेचक। क्या है? चेचक। चलिए अब आगे है आपको तो बताइए कि विटामिन जो मांसाहारी भोजन में नहीं पाया जाता है विटामिन सी। और हरी सब्जी में यानी कि ताजी सब्जी में विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल। तो विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? बाझपन होता है। और साथ में आपका जो बाल ब्लैक जो नहीं होता है, बाल जो उजला हो जाता है, वो भी आपको ई की कमी से ही होता है। देखिए गांव घर में इसको कहा जाता है माता हो गया है। गांव घर में अभी गर्मी के समय में, चैत महीना के समय में अब आपको निकलता है, जिसको कहता है कि इसको माता हो गया है, जबकि उसको साइंस के हिसाब से उसको कहा जाता है चेचक हो गया। क्या हो गया है? चेचक। इसको अंग्रेजी में कहते हैं स्मॉल पॉक्स। क्या कहते हैं? स्मॉल पॉक्स। तो ये चेचक जो होता है वो सबसे पहले ये याद रखिए कि वायरस की कमी से होता है, ये वायरस के कारण से होता है। दूसरा कौन सा वायरस है तो याद रखिए वेरिओला वायरस। कौन सा वायरस है? कौन सा वायरस है? वेरिओला वायरस के कारण से आपको चेचक होता है। किस वायरस के कारण से? वेरिओला वायरस के कारण से आपको चिकन पॉक्स चेचक होता है। तो बताइए चेचक जो होता है गांव के माता, वो किसके कारण से होता है? वेरिओला। देखिए उसमें क्या होता है कि एक दूसरे को उससे दूर रखा जाता है, यानी कि एक दूसरे का वो वैरी होता है। वैरी मतलब अलग, वैरी मतलब अलग। नहीं कहते कि हमको उससे वैर है। ठीक है, वैर मतलब दोस्ती नहीं है, उससे दुश्मनी, मतलब दुश्मनी नहीं, मतलब कहने का मतलब उससे संबंध नहीं है। ठीक है, संबंध नहीं होने को वैर कहा जाता है।
ठीक है, तो वही बात है कि इस चेचक होने का जो कारण है वो क्या है? कारण वेरियोला वायरस। वेरियोला वायरस है। अगला प्रश्न है वायवीय श्वसन। क्या है? वायवीय शोषण। वायवीय श्वसन प्रक्रिया को क्या चाहिए? तो देखिए, वायवीय श्वसन होने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। क्या चाहिए? ऑक्सीजन। ठीक है, वायवीय श्वसन होने के कारण क्या है? तो ऑक्सीजन है, यानी कि वायवीय श्वसन। वैसे में देखिए, वायवीय तो वायु, और वायु में आप जो लेते हैं तो क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। बस वही बात है। वायवीय श्वसन की प्रक्रिया को क्या चाहिए? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन चाहिए। क्या चाहिए? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन चाहिए। अगला है कि हेपेटाइटिस रोग जो है, कौन सा रोग? हेपेटाइटिस रोग। हेपेटाइटिस रोग का कारण क्या है? तो वायरस। हेपेटाइटिस रोग को हम लोग अंग्रेजी में HIV भी कहते हैं। क्या कहते हैं? HIV। HIV कहते हैं, HIV कहते हैं। तो हेपेटाइटिस रोग होने का जो कारण है वो आपको ये भी वायरस ही है। क्या है? वायरस। हेपेटाइटिस रोग का कारण क्या है? वायरस। वायरस है। अब अगला प्रश्न है आपका कि स्तन के दूध के माध्यम से माँ के द्वारा, क्वेश्चन क्या है? स्तन के दूध के माध्यम से माँ द्वारा, है ना, बच्चे को अंतरित, अब जरा अंतरित के मतलब का मतलब समझ लीजिए। अंतरित मतलब होता है फॉरवर्ड करना, है ना, दिए जाने वाले प्रतिरक्षी हैं, किए जाने प्रतिरक्षी है तो सहज प्रतिरक्षी। कहने का मतलब आपको तो पता ही होगा कि माँ के स्तन से निकलने वाला पहला दूध क्या कहलाता है? कोलेस्ट्रम कहलाता है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न है कि स्तन के दूध के माध्यम से माँ द्वारा बच्चे को अंतरित किए जाने वाले प्रतिरक्षी हैं। तो कौन सी प्रतिरक्षी है? तो सहज प्रतिरक्षी। कौन सी प्रतिरक्षी है? सहज प्रतिरक्षी। स्तन के दूध के माध्यम से, है ना, माँ द्वारा बच्चे को जो अंतरित किए जाते हैं वो कौन सी प्रतिरक्षी है? सहज प्रतिरक्षी है। अगला प्रश्न है धनिया में। क्या चीज में? धनिया में। धनिया में बताइए सबसे पहले आप लोग कि धनिया का कौन सा भाग आप खाते हैं? धनिया का तन। पत्ता खाते हैं। कौन सा भाग खाते हैं? पत्ता। तो धनिया में जो उपयोगी अंश है, एक है पत्ता और दूसरा है सूखा हुआ फल। क्या वो जो फल सूखता है उसी को हम लोग क्या बना लेते हैं? आप लोग बोलते हैं ना बुक्का। क्या बना लेते हैं? बुकनी, यानी कि मसाला बना लेते हैं। तो बताइए कि धनिया का उपयोगी अंश मतलब क्या होता है? भाग, यानी कि धनिया का कौन कौन सा भाग उपयोगी है? पत्ता और सूखे फल। सूखा हुआ फल। कि पादप किसको, पादप मतलब क्या होता है? पेड़ पौधा। पादप मतलब पेड़। तो पादप जिसको शाकीय भारतीय डॉक्टर कहा जाता है। देखिए जरा ध्यान दीजिए, पादप जिसको शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं तो तुलसी को, यानी कि भारत का जो डॉक्टर कहा जाता है शाकीय भारत का डॉक्टर किसको कहा जाता है? तुलसी को। ठीक है, तो इसलिए आज से इसका नाम आप लोग रख दीजिएगा शाकीय भारतीय डॉक्टर। क्या याद रखिएगा? शाकीय भारतीय डॉक्टर। क्योंकि तुलसी हम लोग एक तरह से समझिए साग सब्जी के माध्यम से खा लेते हैं। जैसे साग सब्जी कच्चा भी खा सकते हैं, वैसे हम इसको भी खा लेते हैं, इसलिए शाकीय भारतीय डॉक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे? शाकीय भारतीय डॉक्टर। समझ में आ गया? बताइए, मानव के खून, रक्त मतलब क्या होता है? खून। मानव के खून का pH मान जो होता है वो कितना होता है? 7.4 होता है। मानव के खून का pH मान कितना होता है? 7.4। याद रखिएगा। ठीक है, मानव के रक्त का pH मान कितना होता है? 7.4 होता है। अब आगे चलिए, करा कि भाग जो, अब देखिए कहने का मतलब जरा खून वाला में आइए। रक्त जो है आपको, रक्त के अंत में आता है तो आता है और 7 के अंत में आता है तो, इसलिए रक्त तो 7, इसलिए 7.4। और उसे रक्त के कितने घटक हैं? 4 घटक। कौन कौन घटक है बताइए? RBC, WBC, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। तो रक्त के कितने संघटक? 4। तो इसलिए 7.4 याद रख लीजिए। आगे है करा कि भाग जो हाथी का राजदंत के रूप में बदलता है, हाथी का राजदंत के रूप में बदलता है, वह क्या कहलाता है? तो रदनक कहलाता है। मतलब हाथी का ऐसा कौन सा भाग है जो राजदंत के रूप में बदलता है? किसके रूप में? राजदंत के रूप में बदलता है, तो उसको हम लोग रदनक कहते हैं। राजदंत तो रदनक। ठीक है, अगला है रुधिर। रुधिर मतलब खून। रुधिर के किस घटक को हमारे शरीर की रक्षक कोशिका कहा जाता है? ठीक है, रुधिर के किस घटक को, मतलब खून के किस घटक को हमारे शरीर की रक्षक कोशिका कहा जाता है? अभी जस्ट बताए थे आपको हम, WBC बताए थे ना, RBC बताए थे ना, उसी का नाम है आपको, क्या नाम है? श्वेत, है ना, रुधिराणु। रुधिर के किस घटक को हमारे शरीर का रक्षक कोशिका कहा जाता है? अगर मान के चलिए WBC आपके शरीर में खत्म हो जाए आपके खून से, तो इसका मतलब समझिए कि बीमारी से रक्षा नहीं हो पाएगा आपको। इसलिए हमारे शरीर को रक्षा जो करता है कौन? RBC की WBC? WBC याद रखिएगा, है ना। WBC जो है आपको शरीर को क्या करता है? रक्षा करता है। ठीक है, तो बताइए रुधिर के किस घटक को हमारे शरीर की रक्षक कोशिका कहा जाता है? श्वेत रुधिराणु को। श्वेत रुधिराणु। बात समझ में आ गया? अब आगे चलिए,
ऊंट रेगिस्तान में आसानी से चल लेता है। ऊंट जो है वह रेगिस्तान में आसानी से क्या करता है? चल लेता है। क्यों? क्योंकि उसकी टांगे लंबी होती है और पंजों में पैड होते हैं। पंजों में क्या होता है? पैड। पंजों में पैड होता है। बात समझ में आ रहा है? तो याद रखिएगा, ऊंट सब भी पैड लगाता है। तो बताइए कि ऊंट रेगिस्तान में आसानी से चल लेता है कैसे? क्योंकि उसका टांग लंबी होती है और और साथ में वह पैड भी लगाता है। पैड होते हैं। चलिए आगे है पादप। पादप मतलब होता है पौधा। तो पौधा जो है ऊपर चढ़ते हैं, पौधा जो ऊपर चढ़ते हैं वो किसके द्वारा? प्रतान टेंड्रिल के द्वारा। किसके द्वारा? प्रतान टेंड्रिल के द्वारा। पादप जो ऊपर चढ़ते हैं वो किसके द्वारा? प्रतान टेंड्रिल के द्वारा। बताइए कि पादप जो ऊपर चढ़ते हैं मतलब पौधा जो ऊपर की ओर जाता है ना, ऊपर जो चढ़ता है वो किसके द्वारा? तो प्रतान यानी कि टेंड्रिल के द्वारा। उसका नाम है प्रतान या टेंड्रिल। देखिए आप मान के चलिए कोई ऊपर चढ़ने वाला काम करेंगे, कोई ऊपर वाला अच्छा पोस्ट मिल जाएगा आपको, तो आपको प्रताप होगा ना। प्रताप मतलब अभिमान होगा ना, इसलिए प्रताप पर ही याद कर लीजिए प्रतान, और उसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं टेंड्रिल। क्या कहते हैं? टेंड्रिल कहते हैं। चलिए मानव में लिंग का निर्धारण जो होता है वो किसके द्वारा होता है? मानव में लिंग का जो निर्धारण होता है वह किसके द्वारा होता है? पुरुष गुणसूत्रों के द्वारा। ये तो आपको बताए थे कि अगर किसी व्यक्ति को केवल लड़की ही होता जा रहा है, लड़की होता जा रहा है, तो वो इसके लिए दोषी किसको मानता है? लड़की को दोषी मानता है। लेकिन लड़की में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है? एक्स और एक्स। तो अब लड़का में पाया जाना चाहिए एक्स और वाई। तो एक्स वाई किसके पास? लड़का के पास होता है। अब मान लीजिए लड़का वाला वाई अगर ट्रांसफर होगा ही नहीं तो उसको लड़का हो कैसे सकता है? बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो इसलिए आप याद रखिए, ठीक है। तो मानव में लिंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है? पुरुष गुणसूत्रों के द्वारा। किसके द्वारा? पुरुष गुणसूत्रों के द्वारा। बात समझ में आ रहा है? अब आगे चलिए, आगे है पेयजल। पेयजल मतलब क्या होता है? पीने वाला जल। तो पेयजल में फ्लोरीन की कमी से, किसकी कमी से? फ्लोरीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो दंत क्षरण यानी कि कैरीज नामक बीमारी होती है। कौन सी बीमारी होती है? पेयजल में फ्लोरीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो दंत क्षरण यानी कि कैरीज है ना बीमारी होती है। अब आगे चलिए एक बार पुनः एक बार प्रश्न पर जरा चर्चा करते हैं। पेयजल मतलब पीने वाला जल। तो पीने वाला जल में किसकी कमी होगी? फ्लोरीन की। किसकी कमी होगी? फ्लोरीन की कमी होगी। और इस कमी से कौन सी बीमारी होगी? दंत क्षरण यानी कि दंत क्षरण यानी कि कैरीज नामक बीमारी होगी। कौन सी बीमारी होगी? कैरीज नामक बीमारी होगी। अब आगे चलिए, पुरुष में, किसमें? पुरुष में जो यूरिया बनता है, यूरिया मतलब पेशाब, मूत्र। तो पुरुष में जो मूत्र बनता है वो कहाँ पर बनता है? वो यकृत में बनता है। कहाँ पर बनता है? यकृत में बनता है। पुरुष में जो आपको पेशाब यानी कि यकृत जो ये क्या कहते हैं उसको, यूरिया जो बनता है वो आपको कहाँ बनता है? किस अंग में बनता है? बताइए कि यकृत का अंग्रेजी क्या होता है? लीवर। क्या होता है? लीवर होता है। चलिए आगे है यकृत में। यकृत मतलब लीवर में प्रोटीन विघटन होकर उत्पन्न विषैले अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देता है। यह आपको याद रखना है कि यकृत में प्रोटीन, कौन चीज? प्रोटीन विघटन होकर है ना विषैले अमोनिया को क्या कर देता है? अमोनिया जो होता है ना, अमोनिया, उसको यूरिया में बदल देता है। यानी कि लीवर में ही ना यूरिया रहता है। तो लीवर में यूरिया रहता है, जमा जो रहता है वो कैसे? उसके अंदर सबसे पहले प्रोटीन रहता है और उस प्रोटीन को बदल देता है। वो प्रोटीन विघटन होता है और वो उत्पन्न होकर के जो लीवर में पाया जाता है आपको अमोनिया, उस अमोनिया को क्या करता है? यूरिया में बदल देता है। फिर हम लोगों को पेशाब आने लगता है। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? देखिए ऐसे समझिए, लीवर में पाया जाता है अमोनिया, लेकिन उस अमोनिया को बदल देता है कौन? लीवर। तो वो बदलने का काम जो करता है वो प्रोटीन करता है। कौन करता है? प्रोटीन जो है विघटन होकर उत्पन्न विषैले अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। प्रोटीन मतलब हाँ, प्रोटीन बदलता है। कहाँ पर? तो लीवर में। और यूरिया कहाँ पर बनता है? लीवर में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब आगे चलिए, ईसीजी क्या चीज है? ईसीजी उपकरण दर्ज करता है। ईसीजी उपकरण जो है वह क्या दर्ज करता है? तो हृदय पेशियों का विहवांतर पुरुष में यूरिया बनता है।
हृदय पेशियों का विभवांतर पुरुष में यूरिया बनता है। ईसीजी उपकरण दर्ज करता है। तो कहने का मतलब देखिए, ईसी जो है एक उपकरण है। एक उपकरण का मतलब समझ लीजिए औजार है ना, मशीन है। और वह मशीन आपको क्या चीज़ के बारे में बताता है? तो देखिए, हृदय पेशियों के विभवांतर पुरुष में यूरिया बनता है या नहीं बनता है। बस इसमें इतना ही समझिएगा कि ईसीजी किससे संबंधित है, तो आप याद रखिएगा हृदय से संबंधित है। बस इतना ही याद रखिएगा आप लोग, इससे काम चल जाएगा। बाकी वो कट कर दीजिए। ईसीजी जांच है, वो जांच किससे संबंधित है? हृदय से। चलिए, तो रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाता है। रेफ्रिजरेटर मतलब समझ लीजिए साधारण अर्थ में फ्रिज, ठीक है। तो फ्रिज खाद्य पदार्थों को खराब होने से क्यों बचाता है? क्योंकि इसके न्यून तापमान पर रोगाणु मर जाते हैं। इसके न्यून तापमान मतलब तापमान जो होता है फ्रिज में, टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है। तो जब टेम्परेचर कम होता है तो उसमें जो बैक्टीरिया सब जो होता है ना, रोगाणु सब, रोग पैदा करने वाले जो होते हैं आपको जीवाणु बैक्टीरिया सब, वो क्या होते हैं? मर जाते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए आप लोग कि फ्रिज यानी कि रेफ्रिजरेटर जो है खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाता है। क्यों? तो खाद्य पदार्थों को खराब होने से क्यों बचाता है? क्योंकि उसमें टेम्परेचर कितना होता है? बहुत कम रहता है टेम्परेचर ना भाई। तपत ज़्यादा रहता है, ताप ज़्यादा रहता है कि कम रहता है? ठंडा रहता है। तो वह न्यून ताप होने की वजह से रोगाणु को क्या कर देते हैं? मार देते हैं। इसलिए खराब होने से कोई भी खाद्य पदार्थ बच जाता है। ठीक है, रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज। अगला है मछली खाने से मरकरी की विषाक्तता के कारण होने वाला रोग कौन सा है? ठीक है, मछली खाने से, क्या खाने से? मछली खाने से आपको मरकरी की विषाक्तता होने के कारण होने वाला रोग कौन सा है? तो मिनी माता रोग है। कौन सा रोग है? मिनी माता। देखिए, मछली खाने से, इसको कट कर दीजिए, बस इतना समझिए, मरकरी की विषाक्तता के कारण होने वाला रोग है। मतलब मरकरी के विषाक्तता होने के कारण मतलब मरकरी की विषाक्तता के कारण होने वाला रोग कौन सा है? तो मिनी माता। कौन सा रोग है? मिनी माता है। मरकरी की विषाक्तता के कारण होने वाला रोग कौन सा है? मिनी माता है। अब आगे चलिए, लिखा है गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं। सही बात है। अगर आप ज़्यादा तले हुए खाद्य पदार्थ को खाते हैं तो इससे आपको क्या होते हैं? कैंसर होते हैं। इसलिए ज़्यादा तला भुना नहीं खाना चाहिए। इस बात की चर्चा हम पहले से भी करते आ रहे हैं। ज़्यादा तला भुना खाने से, ज़्यादा गाय का मीट खाने से उसके अंदर क्या बढ़ता है? फैट बढ़ता है, फैट, चर्बी, और उससे ही कैंसर होता है। देख लीजिए कैसे। गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उसमें प्रचुरता में होती है, क्या होती है? वसा की मात्रा। तेल वाला जो भी सामान खाइएगा, अगर मीट जो इंसान ज़्यादा खाएगा उसको समझ लीजिए कि अगर लगातार खा लिया तो 100% है उसको 3 महीना से 4 महीने के अंदर में उसको धड़कन की बीमारी होना निश्चित है। बताइए कि गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ खाने से कौन सी बीमारी होती है? कैंसर होता है। और उसका कारण क्या है? वसा की मात्रा बढ़ जाता है ना। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत क्या है? ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत क्या है? तो वसा है। ठीक है, ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत क्या है? वसा है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट जो है सो ऊर्जा तो देता ही है, इसके अलावा जो है आपको क्या देता है? वसा, है ना। ये ऊर्जा जो है पैदा करने वाला एक चीज़ है उस जिसका नाम वसा है। ठीक है, ऊर्जा, देखिए ऊर्जा 2 चीज़ पैदा करता है, एगो कार्बोहाइड्रेट और दूसरा वसा। एगो कार्बोहाइड्रेट और दूसरा वसा। अब आगे चलिए, अब अगला प्रश्न है आपका बीसीजी। क्या है? बीसीजी प्रतिरक्षण होता है। मतलब बीसीजी एक टीका है और कह रहा है कि इससे प्रतिरक्षण होता है। मतलब बीसीजी टीका से कौन सा बीमारी नहीं होता है? तो बताइए, आप ही लोग बताइए कि बीसीजी टीका जो है किस बीमारी में लगाता है? नहीं याद है तो देखिए ऐसे याद रखिए, बीसीजी मतलब बी से बेसी और सी से 100 से समझ लीजिए 100 से सर्दी जो हो जाएगा तो खांसी उसी भी होगा। और जब ये बेसी जी जब ये बेसी होगा और जी को भसाइएगा तो टीबी हो जाएगा। हाँ, याद है। इसलिए याद कर लीजिए कि बीसीजी जो है वो बीसी जो प्रतिरक्षण होता है किससे? तो ट्यूबरकुलोसिस से। किससे? ट्यूबरकुलोसिस से। टीबी का फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म टी और बी होता है। ठीक है, उसी का फुल फॉर्म क्या है? ट्यूबरकुलोसिस है। तो बीसीजी प्रतिरक्षण होता है किससे? तो ट्यूबरकुलोसिस से। ठीक है, अब बताइए टाइफाइड रोग जो पैदा होता है वो क्या चीज़ से? टाइफाइड रोग जो होता है वो आपको क्या?
साल्मोनेला टाइफी के द्वारा। किसके द्वारा? साल्मोनेला टाइफी के द्वारा। साल्मोनेला टाइफी के द्वारा। किसके द्वारा? साल्मोनेला टाइफी के द्वारा। टाइफाइड रोग जो पैदा की जाती है किसके द्वारा? साल्मोनेला टाइफी के द्वारा। साल्मोनेला टाइफी के द्वारा यह आपको पैदा की जाती है। कौन सा रोग? टाइफाइड रोग। कौन सा रोग? टाइफाइड रोग। टाइफाइड रोग जो है आपको चलिए तो बताइए बीसीजी रोग, बीसी जो टीका है वो किसका प्रतिरक्षण करता है? ट्यूबरकुलोसिस का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? टीबी होता है। क्या होता है? तो टीबी होता है। अब आगे चलिए, टाइफाइड रोग जो पैदा होती है वो किसके द्वारा? देखिए टाइफाइड बीमारी जो हो जाएगा ना तो आप साल और करके रहिएगा, बात समझ में आ रहा है? इसलिए साल्मोनेला क्या है? साल्मोनेला टाइफी, टाइफी से हो जाएगा टाइफाइड। टाइफाइड जब भी बीमारी का नाम बोले तो टाइफी उसमें जोड़ दीजिएगा। तो साल्मोनेला टाइफी के द्वारा। किसके द्वारा? साल्मोनेला टाइफी के द्वारा। अब आगे चलिए, बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले की थी। बैक्टीरिया मतलब जीवाणु। बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने की थी? बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने किया था? तो एवी ल्यूवेनहोक ने किया था। बैक्टीरिया मतलब होता है आपको जीवाणु। क्या होता है? जीवाणु। और जीवाणु का जो खोज किया था वो किसने किया था? एवी ल्यूवेनहोक ने किया था। बैक्टीरिया का खोज किसने किया था? एवी ल्यूवेनहोक ने किया। बैक्टीरिया का खोज किसने किया? एवी ल्यूवेनहोक ने किया। बात समझ में आ रहा है? बैक्टीरिया का खोज किसने किया है? तो एवी ल्यूवेनहोक ने किया है। अब आगे चलिए, अमीबा जो है, अमीबा का चलन अंग कौन सा है? अमीबा का चलन अंग कौन सा है? तो पादाव कूटपाद। कहने का मतलब अमीबा जो भोजन भी करता है वो कूटपाद के माध्यम से। अमीबा जो भोजन करता है वो किस माध्यम से? कूटपाद के माध्यम से। देखिए कूटपाद में पाद लगा ही हुआ है। आप पाद से याद कर लीजिए, पादहा, पादाव क्या है? पादाव। यानी कि अमीबा जो है वो किस माध्यम से भोजन ग्रहण करता है? कूटपाद के माध्यम से। और कूटपाद से ही याद कर लीजिए पादाव। पादाव तोड़ के बोलिए, पादाव। अच्छा बताइए कि बैक्टीरिया का खोज सबसे पहले किसने किया? ल्यूवेनहोक ही याद रखना। एबी नहीं याद रखना है आपको, एबी छोड़ दीजिए, केवल ल्यूवेनहोक याद रखिए, आपका काम चल जाएगा। आगे प्रश्न है, पदार्थ जिसकी उपस्थिति में मूत्र का रंग पीला होता है, बताइए। यूरोक्रोम है ना, इसको पूरा को काट दीजिए। इतना याद रखिए कि मूत्र का पीला रंग होता है किसके कारण? यूरोक्रोम के कारण। किसके कारण? यूरोक्रोम के कारण पेशाब का रंग कैसा होता है? पीला होता है, याद रखिएगा। देखिए वैसे पेशाब का रासायनिक नाम क्या था? यूरिया था, क्योंकि यूरिया में बदलता कौन है? प्रोटीन। और ये बदलने का काम किस अंग में होता है? लीवर में होता है। तो यूरिया मतलब कि जो है सो आपको यूरिया जो पेशाब जो पीला होगा किसके कारण से? तो यूरोक्रोम के कारण से। उसी पर सेट है ना, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? आगे चलिए, गुणसूत्रों में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? ये जो गुणसूत्र होता है उसमें कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो डीएनए तथा प्रोटीन। ठीक है, गुणसूत्र में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? ठीक है, गुणसूत्र में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? डीएनए तथा प्रोटीन पाया जाता है। बात समझ में आ रहा है? गुणसूत्र में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? डीएनए तथा प्रोटीन पाया जाता है, याद रखिएगा। देखिए गुणसूत्र से संबंधित डीएनए है, ये आपको पहले से याद होगा। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो गुणसूत्रों में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? डीएनए और प्रोटीन। डीएनए तथा प्रोटीन पाया जाता है। अब आगे चलिए, कॉकरोच। कॉकरोच मतलब होता है तिलचट्टा, जिसको आप लोग बोलते हैं। कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता है। कॉकरोच कहाँ पर जीवित नहीं रह सकता है? जल का सूत्र क्या होता है? कॉकरोच, हाँ, जल का सूत्र क्या होता है? H2O होता है। क्या होता है? H2O होता है। अब बताएंगे, अगर आपसे पूछे कि जल जो है वो किन किन तत्वों से मिलकर बना है, तो बोलेगा हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। बात समझ में आ रहा है? चलिए, अगर पूछे कि हाइड्रोजन कितना भाग? 2। अरे आप क्या बोलते हैं? आप बोलते हैं H2O, तो H 2 भाग, ऑक्सीजन कितना भाग? 1 भाग। तो बताइए कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता, क्यों? क्योंकि उसका शोषण वहाँ पर नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसका शोषण अंग जो है ना वो वातक है, यानी कि ट्रेकिया है। यानी कि इसमें एक ही चीज़ याद कर लीजिए आप लोग। यहाँ 2 प्रश्न बन रहा है कि कॉकरोच का शोषण अंग का नाम क्या है? वातक या ट्रेकिया। दूसरा ये आ रहा है यहाँ पर कि कॉकरोच जो है जल में जीवित इसलिए रह सकता है क्योंकि उसका शोषण अंग जो है ना वातक या ट्रेकिया है। बात समझ में आ रहा है? आगे चलिए,
विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है बताइए? विटामिन B2 का जो अन्य नाम है वो है राइबोफ्लोविन। क्या है? राइबोफ्लोविन। ये क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लोविन है। ठीक है, राइबोफ्लेविन है तो फ्लेविन याद रखिएगा। ठीक है, कहीं कहीं फ्लोविन भी लिख देता है। तो विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है बताइए? विटामिन B2 का अन्य नाम आपको राइबोफ्लेविन है। अगला प्रश्न है, जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? कौन सी मौसम में है? जायद मौसम में उगाई जाने वाली जो फसल है वो आपको है तरबूज। ठीक है, कौन सी फसल है? तरबूज। ठीक है, तो याद रखिएगा इस प्रश्न को कि जायद फसल में, जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? तरबूज। देखिए, कहने का मतलब जब हम किसी वस्तु को गड्ढे में गहराई में जाकर के गाड़ रहे होते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं? जब वो जाता रहता है तो हम बोलते हैं कि और ज्यादा। क्या बोलते रहते हैं? और ज्यादा। इसलिए याद कर लीजिए कि जायद है तो और ज्यादा ही। तो ज्यादा कहाँ ज्यादा ही? तौर में। इसलिए जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? तरबूज। जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? तरबूज है। अब आगे चलिए, कहता है किसी पेशी में संकुचनशील प्रोटीन होते हैं। कह रहा किसी पेशी में संकुचनशील प्रोटीन होते हैं और उसका नाम है एक्टिन और मायोसिन। क्या नाम है? एक्टिन और मायोसिन। किसी पेशी में संकुचनशील प्रोटीन जो होते हैं, तो किसी पेशी में संकुचनशील प्रोटीन जो होते हैं वो कौन कौन से प्रोटीन होते हैं? एक्टिन और मायोसिन होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये किसी पेशी में, इसको कट कर दीजिए। बस इतना याद रखिए कि संकुचनशील प्रोटीन के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। तो संकुचनशील के अंतर्गत जो आते हैं वो 2 प्रोटीन आते हैं। एक का नाम है एक्टिन और दूसरा का नाम है मायोसिन। एक का नाम है एक्टिन, दूसरा का नाम मायोसिन। बताइए, जायद मौसम में कौन सी फसल? विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन। अब बताइए, कॉकरोच जो है वह जल में जीवित नहीं रह सकता है। क्यों? क्योंकि उसका श्वसन अंग जो है वो वातक है, यानी कि ट्रेकिया है। अब बताइए, गुणसूत्रों में कौन कौन सा पदार्थ पाया जाता है? DNA तथा प्रोटीन। अब बताइए कि मूत्र का रंग पीला क्यों होता है? बैक्टीरिया का खोज सबसे पहले किसने किया? तो बताइए, अब शाकीय भारतीय डॉक्टर किसको कहा था? तुलसी को कहा था। ECG उपकरण दर्ज क्या करता है? ECG उपकरण जो है वह क्या चीज दर्ज करता है? तो ECG आपको हृदय को। अब ये बताइए कि EE जो है वो EEG ये किसको? ये मस्तिष्क से संबंधित है। अब बताइए कि पुरुष में जो यूरिया बनता है, क्या बनता है? यूरिया वो कहाँ पर बनता है? चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में अगला वीडियो आप तक पहुँचे इसके लिए बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिएगा।